आज से हम लोग फिजिक्स का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में हम लोग पिछले बार की तरह अब की बार भी सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स के सेकंड पेपर में हम लोग एक बेहद छोटा यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यह यूनिट अब की बार 6 नंबर का था, इसके पहले 4 नंबर का हुआ करता था। और अगर कोविड के कारण कोई सिलेबस में डिडक्शन नहीं हुआ तो यह यूनिट 4 नंबर का होगा, और अगर सिलेबस में कोई डिडक्शन किया गया तो इस यूनिट का जो नंबर ऑफ मार्क होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा, आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे उस यूनिट का नाम होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति होगा। और इसका हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 चैप्टर होगा और पहला चैप्टर इसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चले देखा जाए, सबसे पहले हम लोग यूनिट का नाम लिखेंगे, इकाई का नाम होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हम लोग के यूनिट का नाम होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और हिंदी में इसको कहा चाहे तो विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को अगर हिंदी में कहा चाहे तो विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्वैती माने 2 प्रकार का नेचर। रेडिएशन और मैटर में आप देखेंगे आगे यूनिट में 2 टाइप का नेचर होता है, इसमें पार्टिकल का भी नेचर होता है और वेव का भी नेचर होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ईयर में कि इलेक्ट्रॉन में भी ड्यूअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर दिखाता है। इसी तरह रेडिएशन एंड मैटर में भी ड्यूअल नेचर होता है जो आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप लोग यूनिट का नाम बना लीजिएगा विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति, और इसमें हम लोग का पहला चैप्टर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव और दूसरा चैप्टर होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आप सबसे पहले यूनिट का नाम लिखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसमें आपका पहला चैप्टर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कहते हैं, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। दोनों इसी का नाम होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो पहला हम लोग का काम होगा कि इकाई का नाम लिख लिया जाए, और इकाई का नाम लिखने के बाद चैप्टर का नाम लिखा जाए। तो समझा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया में हम लोग प्रकाश के जरिए वैद्युत उत्पन्न करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया होगा जिस प्रक्रिया में हम लोग प्रकाश के जरिए वैद्युत उत्पन्न करेंगे। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कौन इसका इन्वेंटर था, हर चीज हम लोग समझा जाएगा सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो खोज था वह हेनरिच हार्ट्ज ने किया था 1897 में। सबसे पहला पॉइंट आप यह समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो खोज था वह हेनरिच हार्ट्ज ने 1897 यानी 1897 में किया। अब आप समझिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है।
तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वह घटना होगा जिस घटना के द्वारा हम लोग प्रकाश से वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगे। इसमें हम लोग लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे यह काम होता, जरा इसको समझा जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कैसे कराई जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा होगा। मेटल यानी हमारे पास एक धातु का टुकड़ा होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा धातु क्यों लिया गया। धातु का आकार बड़ा होता है और आकार बड़ा होने के कारण जो धातु के बाहरी कक्षक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर आकर्षित करके नहीं रख पाता। मेटल का आकार बड़ा होने के कारण जो मेटल का बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है उसको नाभिक अपने आकर्षण बल में नहीं रख पाता और यह इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल की खास बात यह होती है कि मेटल का आकार बड़ा होने के कारण मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नाभिक अपने आकर्षण बल में बांध के नहीं रख पाता और यह इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और इन इलेक्ट्रॉनों का नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इनको निकालना भी आसान होता है। तो हमारे पास एक मेटल है। मेटल क्यों लिया, क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान होता है। तो हमने एक मेटल लिया, इस मेटल में ढेर सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और जैसे मेटल के ऊपर हमने उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया या मेटल के ऊपर हमने उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया, लाइट गिराया और लाइट को हम लोग एच न्यू कहते हैं। लाइट का एनर्जी एच न्यू होता है, आगे इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। यह मेटल है, मेटल में ढेर सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन था और मेटल के ऊपर हमने उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया। जैसे मेटल के ऊपर हमने उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया, यह इलेक्ट्रॉन इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और मेटल को छोड़कर बाहर चलाया। जैसे हमने मेटल के ऊपर उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया, यह जो इलेक्ट्रॉन था इस लाइट को एब्जॉर्ब किया और मेटल को छोड़ के बाहर चला, नाभिक के आकर्षण बल से पूरी तरीके से मुक्त हो गया। इसी घटना का नाम होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी क्लियर नहीं हुआ, दोबारा समझा जाए। जब मेटल के ऊपर हम लोग उचित आवृत्ति का कोई सा प्रकाश गिराने से यह काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप जाके कानम सोलर पैनल के आगे टॉर्च चलाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश की एक उचित आवृत्ति होनी चाहिए। या हमारे पास कोई मेटल का टुकड़ा है, जब इस पे हमने उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा और इस घटना का नाम होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अब आप समझिए कि धारा कैसे मिलता है। या जो मेटल जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका नाम कैथोड होता है और इसके सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा जाएगा और इस प्लेट का नाम एनोड होता है और यहां से वायर के जरिए हम लोग सर्किट को पूरा कर देते हैं। जैसे यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन होता है। यह इलेक्ट्रॉन अपने सामने रखे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा
और जब इलेक्ट्रॉन अपने सामने रखे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो आवेश के चलने के कारण एक धारा प्रवाहित होगा और इस प्रकार प्रकाश चेंज हो जाएगा वैद्युत में। और यह जो धारा इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है, इस धारा का नाम प्रकाश धारा या फोटो करंट होता है। कैसे प्रकाश वैद्युत में चेंज होता है? मेटल के ऊपर उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरा, मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, या इलेक्ट्रॉन अपने सामने रखे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा माने आवेश चलेगा, तो आवेश के चलने के कारण धारा मिलेगा, या जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन का नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इसके कारण जो धारा बहेगा उस धारा का नाम प्रकाश धारा, और इस घटना का नाम प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा। दोबारा समझा जाए इसको। देखिए भाई, ध्यान से आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा हमारा हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझको पढ़ाने में अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसी तरीके से, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करेंगे। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होगा, इसको हम लोग दोबारा समझा जाए तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का खोज हेनरिच हर्ट्ज ने 1897 में किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिस घटना के द्वारा प्रकाश से हम लोग वैद्युत उत्पन्न करते हैं। कैसे यह काम होता है? तो इस प्रक्रिया में हमारे पास एक मेटल होता है। मेटल हमने इसलिए लिया क्योंकि मेटल का आकार बड़ा होता है और मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। जब मेटल के ऊपर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके मेटल को छोड़कर बाहर निकल आते हैं और इस घटना का नाम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है। जब मेटल के ऊपर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मेटल को छोड़कर बाहर चले आते। इस घटना का नाम प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है। यह जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इस इलेक्ट्रॉन का नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन सामने रखे पॉजिटिव प्लेट की ओर चले जाते हैं जिस प्लेट का नाम एनोड होता है। और जब आवेश चलता है तो आवेश के चलने के कारण एक धारा प्रवाहित होता है। इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा को प्रकाश धारा, फोटो करंट, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो चले स्टार्ट किया जाए। आपके चैप्टर का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इसका पहला हेडिंग भी होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसको हम लोग स्टार्ट किया जाए। आप हेडिंग बना लीजिए, लिखना स्टार्ट करेंगे आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने 1897 में किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने 1897 में किया। आगे लिखिए, जब धातु के पृष्ठ पर उचित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है, जब धातु के पृष्ठ पर उचित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ से
मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या उत्सर्जित होने लगते हैं। जब धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। पैरा चेंज करके आप लिखिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, पैरा चेंज करके आप लिखेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण बहने वाली धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण बहने वाली धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। तो हमने चैप्टर का नाम समझ लिया। हम लोग का चैप्टर था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता हमने समझ लिया। हमारे पास एक मेटल था, मेटल हमने इसलिए लिया क्योंकि मेटल का आकार बड़ा होने के कारण जो नाभिक होता वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके नहीं रख पाता और मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इस मेटल पे जब उचित ऊर्जा का प्रकाश गिरा तो यह इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर चलाया। इस घटना का नाम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव होगा। या जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन। सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर चला जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो आवेश के प्रवाह के कारण एक धारा बहेगा। इस धारा का नाम होगा प्रकाश धारा। तो आप यह का नाम फिगर बना लीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जान लेने के बाद अब हम लोग समझा जाए कि फोटॉन की ऊर्जा किस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट होती है। तो अब हम लोग का टॉपिक होगा एनर्जी ऑफ फोटॉन, या इसी को आप लाइट भी कह सकते हैं। प्रकाश भी फोटॉन से मिलकर बना होता है। कि फोटॉन की ऊर्जा कैसे कैलकुलेट होता है या प्रकाश की ऊर्जा कैसे कैलकुलेट होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन यानी फोटॉन की ऊर्जा हम लोग यह समझा जाएगा कि किस फार्मूले के जरिए कैसे फोटॉन की ऊर्जा कैलकुलेट होती है। तो आप पहले से भी इसको जान रहे, केवल मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि इस चैप्टर में बार बार हम लोग फोटॉन की ऊर्जा का यूज करेंगे। तो फोटॉन की ऊर्जा निकालने का फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू। क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन? फोटॉन की ऊर्जा होता एच न्यू, जहां पे एच क्या होता है तो आप में से सारे बच्चे को मालूम है कि एच प्लांक कांस्टेंट होता है और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है यह भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे को याद होगा, 6.6 गुणे 10 पे घाते -34 जूल सेकेंड। फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता एच न्यू, जहां एच क्या होगा तो एच प्लांक कांस्टेंट होगा और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू लगभग सारे बच्चों को याद होता है 6.6 गुणे 10 पे घाते -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या होता है? न्यू होता फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, यानी फोटॉन की आवृत्ति, और आवृत्ति होता है वेग बटे तरंग दैर्घ्य।
आवृत्ति होता वेग बटे तरंग दर, तो फोटान का वेग c होता, c माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तरंग दर को हमने लैम्डा लिखा। तो फोटान की ऊर्जा का ओवरऑल जो सूत्र हो गया वह h न्यू हो गया, और न्यू बराबर होता c बटे लैम्डा। आवृत्ति बराबर होता वेग बटे तरंग दर, जहां c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र हो गया h न्यू, जहां पे न्यू बराबर होता c बटे लैम्डा, c होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो फोटान या प्रकाश का वेग होता है। तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र हो गया, या कहिए प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र होता h न्यू, जहां h प्लांक कांस्टेंट होता। प्लांक कांस्टेंट का मान सबको याद होना चाहिए, 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। न्यू होता फोटान की आवृत्ति, और आवृत्ति होता वेग बटे तरंग दर। फोटान का वेग c होता माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तरंग दर हमने लैम्डा लिखा। तो फोटान की ऊर्जा हो गया h न्यू बराबर hc बटे लैम्डा। फोटान की ऊर्जा हो गया h न्यू, और न्यू बराबर होता c बटे लैम्डा। यहां से यह क्लियर हुआ कि आवृत्ति बढ़ाने पर फोटान की ऊर्जा बढ़ती है। h कांस्टेंट होता, अगर न्यू का मान बढ़ाएंगे तो e का मान बढ़ेगा, माने फोटान की आवृत्ति बढ़ाने पर फोटान का ऊर्जा बढ़ता है। और h और c दोनों कांस्टेंट होता है। यहां से आप देखिए लैम्डा का मान बढ़ाने पे, माने फोटान का तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पे जब ज्यादा से भाग करेंगे तो यह कम आएगा, तो फोटान की ऊर्जा घटती है। तो इसी के नीचे आप यह भी लिख लीजिएगा कि आवृत्ति बढ़ाने पे फोटान की ऊर्जा बढ़ेगा, और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पे फोटान की ऊर्जा घटेगा। अगर आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे, न्यू का मान बढ़ाएंगे, h तो कांस्टेंट होता है, तो न्यू का मान बढ़ाने पे e का मान बढ़ेगा, और अगर लैम्डा बढ़ाएंगे तो ज्यादा से भाग करेंगे तो यह कम आएगा, तो e का मान कम हो जाएगा। तो आवृत्ति बढ़ाने पे फोटान की ऊर्जा बढ़ेगा, और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पे फोटान की ऊर्जा घटेगा। इस पॉइंट का भी हम लोग आगे यूज करेंगे दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य के कॉन्सेप्ट में। यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि आवृत्ति बढ़ाने पे फोटान की ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ फार्मूले से आप देखिएगा, फोटान की ऊर्जा h न्यू आया, h तो कांस्टेंट है, हमेशा इसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा। अगर न्यू का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, तो फोटान की ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तब फोटान की ऊर्जा घटेगा। तो आवृत्ति बढ़ाने पर फोटान की ऊर्जा बढ़ती है, और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर फोटान की ऊर्जा घटती है। तो इसको आप छाप लीजिएगा, फोटान की ऊर्जा h न्यू होता है। किसी भी फार्मूले में जब हम लोग फोटान की ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे तो h न्यू फार्मूले का यूज करेंगे, जहां h प्लांक कांस्टेंट होगा, इसका मान हम लोग को याद होता है। न्यू माने आवृत्ति होगा फोटान का, और आवृत्ति होता वेग बटे तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति बढ़ाने पे फोटान की ऊर्जा बढ़ेगा, और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर फोटान की ऊर्जा घटेगा। छाप लीजिए इसको। अब फोटान की ऊर्जा निकालने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। कभी कदा इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और ऑलमोस्ट ज्यादातर न्यूमेरिकल में आप इसका यूज करके एनर्जी निकालेंगे। तो आप एक क्वेश्चन के तौर पे बना लीजिए कि प्रूव दैट एनर्जी ऑफ फोटान इक्वल 12,4,375 बटे लैम्डा। अगर आप एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो
तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हम लोग को फोटॉन की ऊर्जा निकालने का मैं आपको एक नया फार्मूला बता रहा हूं। इस फार्मूले का बोर्ड में डेरिवेशन भी पूछा है 2 बार, और इसका हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अगर सवाल में फोटॉन की ऊर्जा एंगस्ट्रॉम में देगा, तो अगर आप अगर क्वेश्चन में फोटॉन का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में देगा और इसको आप 12,375 में भाग करेंगे, तो फोटॉन की ऊर्जा निकल के आएगा, वो भी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम लोग को प्रूव करना है कि फोटॉन की ऊर्जा, अगर फोटॉन का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में देगा तो फोटॉन की ऊर्जा होगा 12,375 बटे लैम्डा। अगर तरंग दैर्घ्य तुम एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। पहले आप समझिए मैं क्या रहा हूं। अगर क्वेश्चन में फोटॉन का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में देगा और आप फोटॉन के तरंग दैर्घ्य को 12,375 में भाग करेंगे, तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, आपको बताया हूं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। तो फोटॉन की ऊर्जा निकालने का एक नया फार्मूला आप जाने, इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। अगर फोटॉन का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में देगा तो फोटॉन की ऊर्जा होगी 12,375। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो चले इसको प्रूव किया जाए। आप क्वेश्चन छाप लीजिएगा, मैं प्रूव करना स्टार्ट करता हूं। हम लोग जानते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन हम लोग जानते हैं कि फोटॉन का ऊर्जा h न्यू होता है और बराबर hc बटे लैम्डा। हम लोग को मालूम है कि फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होता है और न्यू बराबर होता c बटे लैम्डा। जरा सारे मान को रखा जाए तो सारा मान मैं SI यूनिट में रखूंगा। h प्लांक कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होगा। c प्रकाश का वेग, इसका मान 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे लैम्डा का मान, तरंग दैर्घ्य का मान अगर मीटर में रखा जाए तो सब SI यूनिट में रखने पर ऊर्जा किस में आएगा? जूल में आएगा। h का मान 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, c का मान 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तरंग दैर्घ्य का मान अगर मीटर में रखा जाए, सारे मान SI यूनिट में हुए तो ऊर्जा किस में आएगा? जूल में आएगा। जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। 3 × 18 3 × 18 19 हो गया। 19.8 गुणे 10⁻⁻26 और तरंग दैर्घ्य का मान मीटर में, तो ऊर्जा किस में निकल के आएगा? जूल में। अब इस ऊर्जा को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन में जो ऊर्जा था वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग भाग करेंगे, कितने का भाग करेंगे? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का भाग करेंगे तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल, तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हम लोग डिवाइड करेंगे E का यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो इतना जूल होगा। डिवाइड करने पे आ जाएगा 19.8 में 1.6 का भाग करेंगे तो 12.8
3 7 5 आएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा। -19 ऊपर जाएगा, +19 होगा तो 10 पे घाते -7। और देखिए भाई लैम्डा भी यहाँ है, और किसमें है लैम्डा? मीटर में। तो बटे लैम्डा मीटर में, और ऊर्जा कन्वर्ट हो चुका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मीटर को मैं एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखता हूं, और एक काम आप और करिए, 12.375 को लिखो 12,375, तो 10 पे घाते -7 हो जाएगा, 10 पे घाते -10, और लैम्डा मीटर में। यहाँ थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ ध्यान आप दीजिएगा। अब मैं मीटर को एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखता हूं। अगर लैम्डा मीटर में ना देके एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो आपको मालूम है अगर लैम्डा मीटर में ना देके एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा? 10 पे घाते -10 का गुणा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घाते -10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम दूरी का एक छोटा मात्रक है, सबसे छोटा नहीं, छोटा मात्रक है। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10 पे घाते -10 का गुणा करते हैं। दोबारा देखिएगा, फोटॉन का ऊर्जा h न्यू होता है, और न्यू बराबर होता है c बटे लैम्डा, आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंगदैर्घ्य। सारे मान को हमने रखा, सारा मान हमने SI यूनिट में रखा, तो ऊर्जा जूल में आया। फिर हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग कर दिया। अभी भी तरंगदैर्घ्य हमारा मीटर में था, तरंगदैर्घ्य मीटर नहीं, अगर एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन में देगा तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 पे घाते -10 का गुणा, एंगस्ट्रॉम इंटू 10 पे घाते -10 माने मीटर हो जाएगा। अब इससे यह कैंसिल हो गया, तो फोटॉन का ऊर्जा आ गया 12,375। अगर तरंगदैर्घ्य का मान एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बहुत ही एक कन्वीनियंट फार्मूला है। मान लीजिए मैंने कहा कि फोटॉन का ऊर्जा निकालिए, फोटॉन का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट यहाँ 6000 से भाग कर देना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसे आपको इस फार्मूले का यूज करके निकालने के लिए लंबा कैलकुलेशन करना होगा। तो इसको आप छाप लीजिए, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन में 2 फोटॉनों का तरंगदैर्घ्य दिया है। हमारे पास 2 फोटॉन है और 2 फोटॉन का तरंगदैर्घ्य दिया है। फोटॉन 1 है, फोटॉन 2 है। 2 फोटॉनों का तरंगदैर्घ्य दिया, इसमें पहले का 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दिया, और दूसरे का तरंगदैर्घ्य दिया 5 × 10 पे घाते -7 मीटर दिया। और इनका ऊर्जा पूछा है, तो ध्यान आप देंगे, फोटॉन की ऊर्जा निकालने का एक ट्रेडिशनल तरीका आप h न्यू कर दीजिएगा और hc बटे लैम्डा कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपका लंबा जाएगा। यहाँ पे जब आप ये ऐसे निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन लंबा जाएगा। और एक मैंने शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताया, फोटॉन की ऊर्जा निकालने का सूत्र 12,375। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में देगा, माने फोटॉन का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में देगा, तो उस समय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 12,375 फोटॉन का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दिया, तो 6000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड करने पे आ जाएगा 6 × 12 दशमलव लगाओ 0, 6 × 36, तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। पहले वाले फोटॉन का हमने ऊर्जा निकाल लिया 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरे फोटॉन का ऊर्जा पूछा, दूसरे फोटॉन का तरंगदैर्घ्य दिया 5 × 10 पे घाते -7 मीटर,
तरंग दैर्घ्य को आप एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लीजिए। इसको लिख सकते 5000 गुणे 10 पे घाते माइनस 10 मीटर और 10 पे घाते माइनस 10 मीटर माने एंगस्ट्रॉम। और जैसे तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में आया 12375 में भाग करिएगा, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में आप लिखेंगे। एक पॉइंट आप और नोटिस करेंगे, जैसे तरंग दैर्घ्य का मान घटा ऊर्जा का मान बढ़ गया होगा, क्योंकि फोटॉन का तरंग दैर्घ्य घटने पे ऊर्जा बढ़ता है। तो आज के लेक्चर में हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जाना, फोटॉन की ऊर्जा के बारे में जाना। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि कार्यफलन क्या होता है, दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे।